तो एक बार जरा फिर से बता रहा हूं मैं शेल थ्योरम, जो लास्ट क्लास का रिवीजन। केस वन, व्हेन दिस पॉइंट मास स्मॉल m इज आउटसाइड द स्फेरिकल मास कैपिटल M। स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर हो सकता है बट होमोजेनियस होना चाहिए, हॉलो हो सकता है, हॉलो में भी होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैपिटल M मास कैसे बिहेव कर रहा है कि वो सेंटर पर लोकेटेड पॉइंट मास हो, इस तरह से बिहेव कर रहा है फॉर एन आउटसाइड पॉइंट। स्मॉल m को हम बाहर रख रहे हैं तो स्मॉल m को जो फोर्स फील होगा वो वैसा ही फील होगा जैसे कि कैपिटल M का मास सेंटर पर एक पॉइंट मास रखा होता। स्फीयर कितना भी बड़ा रेडियस हो, बस स्मॉल r से कम होना चाहिए रेडियस, जिससे कि स्मॉल m शुड बी लोकेटेड आउटसाइड। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो दो पॉइंट मासेस के बीच के फोर्स के फॉर्मूले वाला ही यूज हो जाएगा। फिर हमने केस 2 की बात करी, जबकि हम आ गए उस जो स्फीयर है उसके अंदर। अब स्फीयर अगर शेल है, शेल के अंदर हम स्मॉल m ले रहे हैं मास, तो स्मॉल m पर वो शेल जो कैपिटल M मास का है वो कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगा, जीरो फोर्स। ठीक है, और अगर आउटसाइड होगा तो हम केस 1 में चले जाएंगे, आउटसाइड में तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फिर हम शेल की बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं नंबर 2, सॉलिड स्फीयर। बोलो। जो हमने फर्स्ट केस लिया सर, उसमें हम एक्सटेंडेड बॉडी को सर एक पॉइंट मास कैसे मान सकते हैं? वही तो थ्योरम है, उसका प्रूफ तुम्हें नहीं दिया गया, बस थ्योरम तुमको ये कह रही है कि हम ये मान सकते हैं। मान सकते हैं। हाँ, अब तुमने एक क्वेश्चन किया कि कैसे मान सकते हैं, इसका मतलब तुम इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हो कि ये ऐसा ऑब्वियस सी बात नहीं है, इसको तो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुमको ये दिस इज गुड कि तुमने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। ठीक है, कि एक्सटेंडेड बॉडी को हम ऐसा विदाउट एनी लॉजिक तो हम नहीं ले सकते। कहीं पे कोई रॉड होती, रॉड पे तो नहीं कह देते कि सारा मास उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं। उसका लॉजिक क्या है वो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रिक में ये चीज़ चार्ज में हम करेंगे कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी वहाँ के लिए हम छोड़ देते हैं उसको। और ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सिमिलरिटी होती है। चार्जेस जिस तरह से रोल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बस m की जगह पे वहाँ चार्ज आ जाते हैं, स्मॉल q कैपिटल Q। ठीक है, अच्छा सॉलिड स्फीयर में हम इनसाइड पॉइंट के लिए क्या कहेंगे? इनसाइड पॉइंट पर हमने स्मॉल m रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो उसमें हम ये कहेंगे कि हम जो टोटल स्फीयर है कैपिटल M वाला, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक हमने जहां स्मॉल m रखा था उस डिस्टेंस का रेडियस का स्फीयर बना दिया, उसके अंदर जो मास है उसको हमने m इन बोल दिया, और उसके बाहर जो मास है उसको m आउट बोल दिया। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन स्मॉल m बाई m आउटसाइड क्या होगा बोलो? जो बाहर वाला m है वो उस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा स्मॉल m पर? जीरो लगा रहा होगा। ठीक है, शेल थ्योरम ये कहती है कि बाहर वाले मास से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो भी फोर्स होगा वो कैसे होगा? वो अंदर वाले मास से होगा। तो F ऑन स्मॉल m बाई कैपिटल M इनसाइड वाला मास कितना होगा? इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? तो अब तो ये स्मॉल m आउटसाइड आ गया ना, तो आउटसाइड में तो हम जो इनसाइड मास है उसको पॉइंट मास मान लें, केस 1 वाला के वो बन गया, केस 1 वाला फॉर्मूला अब यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? G मास जो इफेक्टिव है इनसाइड वाला इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और ये स्मॉल r, ये हो गया स्मॉल r। अंडरस्टूड? सर केस 2 में हमने सर जीरो कैसे हो फोर्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। केस 2 में क्या जीरो? F0 कैसे हुआ? अगेन वही ये बस थ्योरम तुमको स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट अभी फॉर ग्रांटेड ले लो कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, लॉजिक सारा तुम लोग को 12th में मिलेगा। तो अभी बस ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है कि F इज 0। ठीक है, और थोड़ा सा मैं फील कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ मैं। ऐसे सोचो कि ये स्मॉल m के से कैपिटल M को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक मैं प्लेन से इस स्फीयर को काट दे रहा हूं। ठीक है, मैंने इस स्फीयर को ऐसे काट दिया। ठीक, ये और ये हॉलो शेल है, तो इस शेल में यहां जो पॉइंट्स होंगे ये सारे स्मॉल m पर जो फोर्स लगा रहे होंगे उनका अट्रैक्शन कुछ इस तरफ होगा। मतलब सबके मैं अगर कंपोनेंट लेकर के देखूं तो कुछ ऐसा होगा।
ठीक है। और जो इधर इसके लेफ्ट साइड में जो बड़ा वाला शेल है, बड़ा वाला शेल के ये जो मासेस होंगे वो मास क्या करेंगे, उसको इस तरफ लगाएंगे। ठीक है। हालांकि मैं नेट की बात कर रहा हूं, नेट तुम्हारा कुछ इस तरफ होगा। ठीक है। इंडिविजुअली तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं मास ले रहा हूं तो कुछ स्मॉल एम पर ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है। इधर ऐसे लगेगा, इधर ऐसे लगेगा, लेकिन इन सब का जो नेट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यस सर। ठीक है। अब लेफ्ट साइड में ज्यादा बड़ा मास है, ठीक है, और राइट साइड में छोटा सा मास है, तो कौन सा वाला नेट फोर्स बड़ा होना चाहिए? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला बड़ा होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में मास बड़ा है। ठीक है। चलो मैं इसको बड़ा बना देता हूं, इसको छोटा, इस कंसीडरेशन से। दूसरा कंसीडरेशन, अब तुम मास छोड़ दो, लेफ्ट साइड में ज्यादा मास था, इस फैक्टर को भी छोड़ दो। अगर मैं कहूं कि राइट साइड वाला मास का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एम मास से कम डिस्टेंस पर है और लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए इस कंसीडरेशन से? स्मॉल वन। राइट साइड वाला। इस हिसाब से राइट साइड वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए क्योंकि वहां पे मासेस पास में लोकेटेड है। ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर एग्जैक्टली एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। जितना ज्यादा मास की वजह से जो फोर्स होना चाहिए था वो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो वीक पड़ गया और एग्जैक्टली दोनों का एफर्ट जीरो हो जाता है, नेट जीरो हो जाता है। ठीक है। अब ये मैंने केवल एक क्वालिटेटिव एग्जाम वो दिया है, लॉजिक थोड़ा सा तुम्हें फील हो जाए, बट ये इससे हम कंप्लीट प्रूव नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट के लिए मैथमेटिकल प्रूव होना चाहिए। ठीक है। चलो, बट इससे तुम्हें याद रखने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो ये शेल थ्योरम थी। अब इनका यूज करके हमने निकाला था इनसाइड एंड आउटसाइड वगैरह, तो आई होप तुम लोग को याद होगा रिजल्ट। इनसाइड वाला शायद पूरा नहीं हुआ था, शेल थ्योरम होके रह गई थी क्या? शायद किया था। चलो मैं एक बार जल्दी से जरा रिवीजन कर देता हूँ। आउटसाइड के लिए हमने क्या देखा था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। आउटसाइड के लिए क्या देखा था हमने कि ये अर्थ है, अर्थ के आउटसाइड में यहाँ पर हमको स्मॉल जी चाहिए। तो मान लो कि ये कि पॉइंट मास स्मॉल है, हम उसको देखें जरा कितने फोर्स से खींच रही है अर्थ। तो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। ठीक है। प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है। तो हम F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दिस अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यहाँ से स्मॉल जी करोगे तो स्मॉल जी क्या होगा, फोर्स अपॉन पॉइंट मास होगा। ठीक है। स्मॉल जी तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं कहूँ कि जी एम ई को हम स्मॉल जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तुम लोग को ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम इस तरह से कई बार रिप्लेसमेंट करेंगे। तो किसी को इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए कि मैंने जी एम ई को जी आर ई स्क्वायर कैसे लिख दिया, क्योंकि स्मॉल जी वाज जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये कौन सा जी, 9.8 वाला जो अर्थ सरफेस पर है वो वाला, क्योंकि मैंने रेडियस डिस्टेंस जो है अर्थ की रेडियस के इक्वल रखी है। ठीक है। तो यहां से आर ई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो जी आर ई स्क्वायर इज जी एम ई। ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज, ये लेफ्ट साइड में जी जो लिखा है ना, इसको जी डैश करना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो जी जी कैंसिल हो गया, तो दो अलग अलग जी हैं, दो अलग अलग जी ऐसे में सेम सिंबल से यूज नहीं करने चाहिए, तो जी डैश आ गया। जी डैश इज इक्वल टू जी टाइम्स आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये काम हो गया। अगर मैं एच की वैल्यू कुछ भी हो, ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। ठीक है। ऑलवेज वैलिड। लेकिन इसका एक स्पेशल केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या था स्पेशल केस, व्हेन एच इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर ई, सॉरी एच, हाँ नहीं ग्रेटर ग्रेटर नहीं, लेस लेस। ठीक है। स्मॉलर हाइट, एच इज लेस लेस देन आर ई। तो उस केस में हमारा क्या हुआ था, हमने कुछ वो एजम्पशन लिया था 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। ठीक है। तो हम वहाँ पे अगर ये करें तो ये जी और 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर हो गया था।
आर ई से डिवाइड कर दिया पूरे में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर हो गया -2, और इसमें जो पावर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया था। यहाँ से फिर हमने डेल्टा जी देखा था, चेंज इन दिस, तो जी डैश माइनस जी, ये आ गया था -2h जी अपॉन आर ई। ठीक है, और फिर यहाँ से परसेंट चेंज के लिए क्या किया था, डेल्टा जी अपॉन जी, जी से डिवाइड कर दिया तो -2h अपॉन आर ई इंटू 100 आ गया। दिस इज द परसेंट चेंज इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इनसाइड पर जाते हैं। यहाँ पे दो रिजल्ट हो गए जो हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, चाहे रट के करो चाहे लिख करके, मतलब ये डेरिवेशन ऑन द स्पॉट कर लो। ठीक है, एक ये हो गया परसेंट चेंज इन जी। ठीक, याद रहेगा 2h अपॉन आर ई इंटू 100। माइनस क्या बता रहा है कि ऊपर जाने पर जी कम हो रहा है, माइनस बता रहा है कि फाइनल जो जी है वो स्मॉलर है। नेक्स्ट केस 2, ठीक है, केस 2, जी एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लिख लो। इसमें हमने क्या किया था, अर्थ सरफेस से हम डी डिस्टेंस अंदर आ गए और ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, इस जगह पर हमें जी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना पॉइंट मास रख दिया स्मॉल एम। ठीक है, पूरे अर्थ का मास है एम ई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का बना करके और उसमें हम एम इन लिख देते हैं, और एम इन के लिए क्या करना है, डेंसिटी इनटू अंदर का वॉल्यूम। और डेंसिटी की वैल्यू क्या है, जो मास ऑफ अर्थ है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो अर्थ के। तो ये आ गया था मास ऑफ अर्थ इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर ई क्यूब। ठीक है, फिर हमने स्मॉल जी के लिए क्या करना है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू आएगी जी, शेल थ्योरम का यूज किया। ठीक है, ये शेल थ्योरम का यूज किया कि हमने मास में क्या लिखा, ओनली मास ऑफ इनसाइड पार्ट लिखा। ठीक है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल कर दिया, जी मास ऑफ इनसाइड रख दिया। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, जी डैश, दिस इज जी डैश। जी डैश इज इक्वल टू आ गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल आर अपॉन आर ई क्यूब। इसमें खास बात क्या थी, नोट जी आउटसाइड, जी डैश आउटसाइड में प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, और जी डैश इनसाइड में प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, इनसाइड में जी की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड में 1/r²। ठीक है, जी डैश। आगे बढ़ सकते हैं। अब ये इसमें प्लॉट करने के लिए आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्मॉल जी वर्सेस आर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आर वर्सेस जी का ग्राफ। ठीक है, तो कैसा बनेगा ग्राफ, यहां पे मान लो कि है कैपिटल आर ई। ठीक है, तो अंदर कैसा रहना है, प्रोपोर्शनल रहना है, तो स्ट्रेट लाइन लीनियर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1/r² का ग्राफ।
यहाँ पे g प्रोपोर्शनल टू r है, यहाँ पे g प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। चलो हो गया, लिख लिया। अब इसमें परसेंट चेंज का और एक्सप्रेशन निकाल लो। परसेंट चेंज इन जी, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं स्मॉल डी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो आर की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? जी एम ई, आर की वैल्यू आर ई माइनस डी, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू आर ई माइनस डी, देख लो डायग्राम में, दिस होल थिंग इज आर ई, तो आर ई इज स्मॉल आर प्लस डी, तो डी की स्मॉल आर की वैल्यू आर ई माइनस डी, ठीक है, अपॉन आर ई स्क्वायर एंड आर ई अलग से लिख दें, ठीक है। तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या हो गया? ये तो देखा हुआ है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या हो गया? जी, और आर ई से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये एक एक्सप्रेशन आ गया जी डैश का, ठीक है। तो अब ये यहां पे लिखते हैं जी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 होता है, और डेल्टा जी को क्या लिखोगे? जी डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, और इसको तुम लिख सकते हो जी डैश अपॉन जी माइनस 1 इंटू 100। अब जी डैश अपॉन जी की वैल्यू यहां से ले सकते हो, जी डैश अपॉन जी क्या हो गया? 1 माइनस डी अपॉन आर ई माइनस 1 इंटू 100, तो ये क्या आ गया? परसेंट चेंज। परसेंट चेंज इन जी इज इक्वल टू 1 कैंसिल कर दो तो माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100, ये हो गया। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100। बिल्कुल नोट दिखा दीजिए, नोट लिखा है। अच्छा, नोट कहाँ लिखा है? लेफ्ट साइड में सर्कल के नीचे लिखा है। अच्छा, ओके, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा परसेंट चेंज इन जी। अच्छा बताओ, मैंने परसेंट चेंज में कुछ एजम्पशन लिया है क्या कि डेप्थ तुम्हारी स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए? कुछ पिछली बार एजम्पशन लिया था जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे थे, वहां एजम्पशन था कि हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज नॉट लार्जर, मतलब उसके से हम कंपेरिजन में रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज। तब तो वो जो 2h अपॉन आर ई वाला आया था तब वो वैलिड था, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसा कोई एजम्पशन नहीं लिया है, यहाँ उसके बिना ही ये परसेंट चेंज वाला सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया है, माइनस डी अपॉन आर ई इंटू 100, ठीक है। तो ये बताओ कि परसेंट चेंज के दोनों एक्सप्रेशन कंपेयर करो, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूं कि बताओ 1% चेंज हाइट में कितने मीटर ऊपर जाने पर आएगा? 1% क्या, और थोड़ा कम ले लो, 0.01% ले लो। ये बताओ तुम कि आर ई के टर्म्स में बताओ, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, या चलो नीचे चले जाते हैं, अर्थ के अंदर चले जाते हैं। ये बताओ कि 0.1% यानी 1/10% का रिडक्शन इन जी कितनी डेप्थ पे होगा सरफेस ऑफ अर्थ से? 1% नीचे जाना है, 1% जी की वैल्यू कम करनी है, सॉरी 1 नहीं, 0.1 के लिए मैं अर्थ सरफेस में कितने अंदर जाऊं? आर ई के फ्रैक्शन के टर्म्स में बताओ। रेडियस ऑफ अर्थ का 1/10, 1/100। परसेंट चेंज में कितना बोल रहा हूं? 1/10।
तो यहाँ इस फॉर्मूले में रख लो जो मैंने भी फाइनली डिराइव किया है डेप्थ में। परसेंट चेंज में बोल रहा हूँ 0.1% रखो, तो 1/10 कर दो, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? बताओ। सर RE/1000। यस, कितने किलोमीटर हो गए? 1 किलोमीटर। कैसे? RE/1000 1 किलोमीटर? नो नो सर, Sir, is it 6.3 kilometers? तुमने रेडियस ऑफ अर्थ कितना लिया? Sir, 6,300. नहीं, 6400 होता है। Okay, sir. ठीक है, हाँ तो सही है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है तुम्हारी। तो 6400 किलोमीटर अपॉन 1000, 6.4 किलोमीटर। अर्थ में हम 6.4 किलोमीटर की डेप्थ पे चले जाएं तो कितना होगा? 0.1% के जी में कमी आएगी। ठीक है। अच्छा, अर्थ पे सबसे डीप प्लेस कौन सा है? ओशन में होगा। ओशन में Sir, Mariana Trench, sir, in Yes. Pacific. यस, मैरियाना ट्रेंच। कितने किलोमीटर डेप्थ है उसकी? Sir, I think, sir, 3,000. Sir, I don't remember exactly, sir. अच्छा, और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? Sir, 8,888. हाँ, रफली। 8,800 something. हाँ, क्या 20 कोई कुछ बोल रहा है? 20 कितने किलोमीटर? 2500। किलोमीटर? यस सर। 2500 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। कंपेयर करो जरा, 2500 किलोमीटर होगा। सॉरी, आई विल। माउंट एवरेस्ट। हाँ Sir, it is 8848 meters, sir. Mount हाँ, Everest. तो ये याद रखो कि 8 और 9 किलोमीटर के बीच में है, फील बस होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम 2500 किलोमीटर बोल रहे हो तो वो चीज़ तुम्हें एब्सर्ड लगनी चाहिए। ठीक है, 2500 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें फील आना चाहिए कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रफली 9 किलोमीटर कह लो, 8.8 किलोमीटर है तो ठीक है। मैरियाना ट्रेंच इससे ज़्यादा डेप्थ है। ठीक है, वो 10 किलोमीटर की रेंज में है। देख लेना, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा डेप्थ है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की डेप्थ, तो हम लोगों ने अभी क्या निकाला? 6.4 किलोमीटर पर 0.1% का जी का वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, तो ये बताओ कि अब 6.4 किलोमीटर डेप्थ पर अगर 0.1% का लॉस हो रहा है जी में, तो हाइट में बताओ कितने हाइट पर 0.1% का लॉस होगा जी में? ऊपर भी जाने में लॉस होगा, नीचे भी जाने में लॉस होगा। तुम्हें ग्राफ से दिख रहा होगा, जो ग्राफ मैंने भी सामने बनाया हुआ है, उस ग्राफ को देख के ये फील हो रहा है कि हम आर ई की वैल्यू से चाहे राइट में जाएं चाहे लेफ्ट में जाएं। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू आर ई पर हमें पीक मिल रही है। आर ई से राइट में जाए तो भी जी डाउन हो रहा है और लेफ्ट में जाए तो भी जी डाउन हो रहा है। ये चीज दिख गई ग्राफ में। तो हमने लेफ्ट साइड वाला तो डिस्कस कर लिया कि 6.4 किलोमीटर जाने पर हमें 0.1% का डिक्रीज मिल रहा है। अब राइट साइड में बात करो कि आर ई के राइट साइड में, यानी हाइट, हम सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो कितने किलोमीटर ऊपर जाकर के हमें 0.1% का लॉस मिलेगा? कैलकुलेशन से मुझे बताओ। ऐसे ही 6400 किलोमीटर से फिर तुम डिवाइड करके निकालोगे, और 1% 2% ये सब स्मॉल फिगर्स हैं, तो तुम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, जो हमने अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला डिराइव किया है।
2000 by RE. ये तो तुमने बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा कर दिया, डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। आज तुम लोग के किसी घर में ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन में नेट की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? किसी को यूजुअली ब्रॉडबैंड से करते हो बट आज मोबाइल डाटा से कर रहे हो, ऐसा कोई? समय दिन में होता है, समय दिन में प्रॉब्लम आई थी ब्रॉडबैंड। अच्छा, कौन सी कंपनी का? सर एयरटेल। आज एयरटेल हमारे यहाँ मैसेज आया था ऑफिशियली कि 12 से 8 बजे तक आज वो कुछ रिपेयर वर्क हो रहा है तो नहीं रहेगा। तो बाई चांस हम लोग का जियो भी है तो जियो से भी चल रहा है। सर 3.2 किलोमीटर आ रहा है सर, RE by 2000। सही है। बाकी लोगों ने निकाला? क्यों भाई, निकाला कि नहीं निकाला? अभी ऋतिकेश ने बताया, और कोई बताएगा? क्या हुआ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? प्रीवियस पेज पे ये निकाला हुआ है, परसेंट चेंज का फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। कितना परसेंट चाहिए? 1/10% चाहिए, ठीक है। 2 इंटू एच की वैल्यू चाहिए, 6400 किलोमीटर हमने RE डाल दिया इंटू 100, तो यहाँ से एच वैल्यू निकालोगे तो 6400 अपॉन 2 इंटू 1000 से ये 6.4 हो गया, यहाँ से 3.2 किलोमीटर आ गया। बोलो, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम क्या और थोड़ा सा फास्ट मेथड से कर सकते हो इसको? हमेशा हमें सोचना चाहिए और फास्ट क्या करें। अब देखो, तुम लोगों ने यहाँ पर अभी पिछला फॉर्मूला जरा यहाँ से कंपेयर करो, एक ये 2 का फैक्टर ही तो बस अलग है, बाकी सब तो वैसा का वैसा है। एच की जगह पे डी था वहां, ठीक है। ये 2 का फैक्टर क्या करेगा? हाइट में ऊपर जाने में ये ऐसा कर सकते हैं हम, अगर सिंपल लैंग्वेज बोले कि डबल रेट से ज्यादा तेजी से एच जी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। और ये चीज ग्राफ से भी दिख रही है, ये देखो यहां पे ग्राफ दिख रहा है, जी की वैल्यू बहुत तेजी से फॉल हुई। कहां? जब हम RE से राइट साइड में जा रहे हैं, इधर जी की वैल्यू फास्ट फॉल कर रही है, यहां उतनी नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में गया, तो मान लो कि मैं लेफ्ट साइड में गया 6.4 किलोमीटर, ठीक है, RE से 6.4 किलोमीटर अंदर की तरफ गया, तो जितना फॉल है, अगर मैं राइट साइड में 6.4 किलोमीटर चला गया तो उसका डबल फॉल आएगा। अगर लेफ्ट साइड में 6.4 किलोमीटर में मुझे 0.1% का फॉल मिल रहा है, तो राइट साइड में 6.4 किलोमीटर चलने पे 0.2% का फॉल मिलेगा। समझ में आ गया? सबको दिख रहा है मैं जो डायग्राम में तुम्हें बता रहा हूं? बोलो। यस सर। इधर अगर तुम 6.4 किलोमीटर गए तो लेफ्ट साइड में 6.4 किलोमीटर से कितना फॉल हुआ था? 0.1% का। तो यहाँ पे 6.4 से 0.2% का फॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तेजी से गिर रहा है वैल्यू। मुझे क्या चाहिए? राइट साइड में 0.2 नहीं 0.1 चाहिए। 0.1% राइट साइड में फॉल, तो 6.4 का क्या कर दें? हाफ कर दें, 3.2 किलोमीटर आ गया।
3.2 किलोमीटर में 0.1% का फॉल होगा। ठीक है, तो ये फील हुआ, सबको फील आ गया इस चीज का। 1% के लिए कितना, 64 किलोमीटर। ठीक है, किधर, डेप्थ में, डेप्थ में 1% 64 किलोमीटर, और हाइट में 1% 32 किलोमीटर, 1% फॉल। ठीक है, अच्छा, नो, रॉन्ग है आंसर। तुमने हाइट निकाली है? जो फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूले में कोई अजम्पशन तो नहीं था? सर फर्स्ट का आंसर सर 1600 किलोमीटर। 1600 भी रॉन्ग है। तुम अगर ये कह रहे हो कि ये फॉर्मूला है तो ये तो डायमेंशनली रॉन्ग है। नो सर, होल स्क्वायर सर, ऊपर का भी स्क्वायर, हाँ, आर ठीक का है। भी। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा कितना तुम बता रहे थे, कितना किलोमीटर बता रहे थे आंसर? सर इससे सर अभी सर यूज करना चालू किया सर, इससे पहले तो दूसरे से कर रहा तो था। पहले कौन से कर रहे थे? सर पहले सर परसेंटेज वाला लगाया था जो। अच्छा, तो उसमें गलती क्या है? उसमें सर मैंने जैसे ऊपर जाएगा तो 50% चेंज करके किया था। तो फिर आंसर सही क्यों नहीं आया? बताओ, उसमें आंसर क्यों नहीं सही आया? तुमको क्यूरोसिटी होनी चाहिए ना कि तुमने तो कैलकुलेशन सही करी फिर भी गलत आ गया। सर हाँ, मैंने भेज दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऋतिकेश, अभी नहीं पता तुम्हें, कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए बिना आंसर जाने की गलत क्यों हुआ। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका 7000 जे एडवांस में रैंक आया था, तो आईआईटी रुड़की में वो ले रही है, उसको सिलेक्शन हो रहा है। तो उसने एक साल शायद ड्रॉप लिया था, मतलब लास्ट ईयर वो मेरे टच में नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे पढ़ाई करी? उसने 12th तक तो मेरे साथ किया था, फिर उसके बाद वो उसने सेल्फ स्टडी करी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, कुछ नहीं, बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और सेल्फ स्टडी करी। तो सेल्फ स्टडी में उसने, मैंने कहा कि तो फिर तुम अगर जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, तुम्हारा अपने लर्निंग क्या रही? तो उसने ये बात बोली कि सर मैंने कभी भी कोई डाउट को अनआंसर्ड नहीं रहने दिया, जबकि वो कोई कोचिंग नहीं जा रही थी। ठीक है, डाउट अगर कोचिंग में हो तो तुम टीचर के पास जाते हो पूछने के लिए, तो उसने किताबों में ढूंढ करके उसकी थ्योरी पढ़ करके सारे अपने डाउट क्लियर कर लेती थी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एचसी वर्मा में गई, एचसी वर्मा में नहीं मिला, सेंगेज में गई। ठीक है, ऐसे करके उसने क्लियर करके ही छोड़ा। तो और पूरी उसने लास्ट ईयर सेल्फ स्टडी करी है। ठीक है, उसकी घर में इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं थी कोचिंग कर पाए, तो उसने केवल सारा सेल्फ स्टडी किया। 11th-12th के हमारी कोचिंग के नोट्स थे उसके पास सारे, तो इस तरह से उसका आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और बाकी एनएसआईटी दिल्ली, डीटीयू, उन सब में कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा है उसको, वो जेईई मेंस के रैंक से। चलो ठीक है, तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने डाउट्स, जैसे उसने, मैं ये एग्जांपल क्यों दिया, अभी जैसे कोई तुमने क्वेश्चन किया, तुमसे उसका आंसर सही नहीं आया, तो तुमको ये होना चाहिए कि इसका आंसर सही क्यों नहीं आया। भले ही तुमको दूसरे से सॉल्यूशन कहीं से मिल गया और उससे आंसर आ गया, ठीक है, या तुमने खुद सोचा कि वो वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, तो वो रैंडम नहीं होना चाहिए कि वो लगा के देख लिया, आंसर आ गया तो बस हो गया खत्म। पहले वाले में क्यों नहीं आया, उसमें गलती क्या थी? क्योंकि एग्जाम टाइम में तो तुम जो तुमने आज पहली बार सोचा जिससे आंसर नहीं आया, एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली वही सोचोगे जब तक कि तुम्हें उसकी गलती नहीं पता हो। ठीक है, तो मैंने अभी 2-3 बार बोला था कि तुम क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या उसमें कंडीशंस क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं, तो उसमें सोचो क्या एजम्पशन में वो डिराइव हुआ था। मैंने तुम्हें बार बार उस चीज़ पे हाईलाइट किया था फॉर्मूला डिराइव करते समय। सीधा तुम्हारा भी गलत था, तुमने भी वही फॉर्मूला यूज किया है। सर मेरा सही आंसर सर, अब सर नेक्स्ट आंसर सर मेरा 2560 आ रहा है सर। पहले ये बताओ कि तुम्हारा 160 किलोमीटर कौन सा फॉर्मूला यूज करके आया था? वो मैंने सर गलती कर दी सर, मैंने परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था सर। तो ये गलती है क्या कि तुमने परसेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया?
परसेंट वाला तुमने ठीक है, परसेंट डिक्रीज 50% रख दो, कोई बात नहीं है। अगर सर मैंने वो सर करा नहीं था सर, मैंने वो गलत निकाला था, तो उसमें से काफी मिस्टेक्स थी सर, देन मुझे पता चली। तो मिस्टेक क्या थी? तुमने कहा कि मैंने परसेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये मिस्टेक है क्या कि तुमने परसेंट वाला फॉर्मूला यूज किया? इज दिस द मिस्टेक कि परसेंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए था? अगर तुम्हें अगर जी की वैल्यू हाफ बोली गई है तो तुम परसेंट चेंज जी से g/2 कर रहे हो, तो इसमें g/2 का लॉस हो रहा है, यानी 50% का लॉस है। तो परसेंट चेंज 50% है, इसमें क्या बात है? तो 50 तो तुम परसेंट चेंज का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, दिस इज नॉट द मिस्टेक। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी क्या? आई डोंट थिंक कि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। सॉल्व करके 16 समथिंग मैं भी ओरली देख पा रहा हूँ कि 16 समथिंग आएगा। ठीक है, तो मिस्टेक कहां पर है? ऋतिकेश अभी तक नहीं समझ में आया मिस्टेक? इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में देखो हमने क्या जंक्शन लिया था, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं उसे जंक्शन को, जब मैंने डिराइव कराया था तब। और फिर मैंने डेप्थ वाले में सर एच सर लेस देन आर ही था सर। यस, और तुम्हारा जी का लॉस कितना हो रहा है? 50% लॉस। दिस 50% लॉस ये खुद बता रहा है कि तुम्हारी हाइट जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, 50% लॉस, हाफ वैल्यू कम हो गई, तो इसके लिए ऐसा थोड़ी कि 2-4 किलोमीटर ऊपर जाकर के 50% का लॉस हो जाएगा। 64 किलोमीटर पे जाके तो 2% का लॉस हुआ हाइट में, नहीं 64 पे 2% का लॉस हुआ। ठीक है, तो 50% लॉस होने में तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी, तो ये जंक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हाइट ज्यादा, हमने हाइट कैलकुलेट नहीं करी है। ठीक है, अगर तुम कैलकुलेट भी कर रहे हो तो इससे तुम्हारी हाइट कितनी आ रही थी? 160 किलोमीटर। एक बार मैं रख देता हूँ 50%। ठीक है, 50% से क्या हो गया, ये 50, ये 2 हो गया, तो h इज इक्वल टू RE/4 हो गया। तो 6400/4 हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 किलोमीटर। तो तुम मान लो तुम रॉन्ग फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन किया भी, तो तुमको अब सोचना चाहिए कि हमारा क्या h लेस देन RE यहाँ पर है? नहीं है, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग इससे आंसर मैंने कह दिया गलत है तो तुम दूसरे पे चले गए, उससे सेटिस्फाई नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या करें, g/2 कर देते हैं, हाफ रह गई ये वैल्यू। ठीक है, RE/RE प्लस h होल स्क्वायर, फिर g से g कैंसिल हुआ, अभी 1/2 हो गया यहाँ पर। अब 1/√2 इज इक्वल टू RE/RE प्लस h। ठीक है, इसको पलट दो, √2 इज इक्वल टू RE प्लस h/RE विच इज 1 प्लस h/RE। ठीक है, यहाँ से h/RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। सो h इज इक्वल टू RE टाइम्स √2 माइनस 1। ठीक है, ये अब इसमें RE की वैल्यू डाल दो, √2 माइनस 1 कैलकुलेट करोगे तो 2500 के आसपास आ रहा है, वो 2649.6 किलोमीटर बुक में दिया हुआ है।